हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल प्रोजेक्ट्स, हाउ टू मेक रियल प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट बनते हैं किसी भी आईटी कंपनी में या हमारी कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं, तो दोस्तों प्रोजेक्ट को हम हमेशा 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स, जिसको स्क्रैच से बना के सर्वर तक डिप्लॉय करना होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं बट उसमें अपडेटेशन चलती रहती है, फीचर ऐड करना, रिमूव करना, डिज़ाइन अपडेट करना, डिज़ाइन चेंज करना। तीसरे नंबर पे हम आते हैं डिबगिंग प्रोजेक्ट्स। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बग होते हैं, एरर होते हैं, तो उन एरर को ख़त्म करना होता है, डिबगिंग ठीक करनी होती है, या फिर प्रोजेक्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये इसको हम डिबगिंग प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स की। न्यू प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कॉमन टिप देना चाहूँगा जो सभी प्रोजेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोजेक्ट के दोस्तों बनते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है दोस्तों, वो क्लाइंट की तरफ से आता है। इसको इसको भी हम 3 पार्ट में रखते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा होता है क्लाइंट कम्युनिकेशन और तीसरा होता है हमारा प्रोजेक्ट डेडलाइन, रियल डेडलाइन। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनना होता है तो उसकी एक डॉक्यूमेंट होती है जो क्लाइंट की तरफ से आता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। अब वो क्लाइंट कुछ भी भेज सकता है, क्लाइंट अपनी तरफ से पीडीएफ भी भेज देता है, कुछ क्लाइंट कुछ भी नहीं भेजते हैं, तो उसको आपको समझना पड़ता है कैसे नहीं है। तो वो क्लाइंट की तरफ से आता है कि मटेरियल आता है कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्या बनवाना चाहता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में होता है। दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों क्लाइंट कम्युनिकेशन। क्लाइंट कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम क्लाइंट का डॉक्यूमेंट, जो भी वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट भेजता है, उसको हम जब स्टडी करते हैं, जब उसको रीड करते हैं, तो उसके बाद हमें भी बहुत सारे चीजें होती है जो हम देखते हैं, तो वो हम क्लाइंट से समझते हैं, तो क्लाइंट को हम उसके लिए हम क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं कि हम इसमें इस फीचर को इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। और क्लाइंट कम्युनिकेशन के जरिए हम उस जो एक डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने भेजा था, उस डॉक्यूमेंट को रिवाइज करके हम एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्लाइंट के साथ जुड़ के। जब वो फाइनल डॉक्यूमेंट बन जाता है दोस्तों, उसके बाद होता है डेडलाइन। दोस्तों, डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, क्लाइंट जब प्रोजेक्ट दे देता है तभी उसको एक एक टेंटेटिव टाइम चाहिए होता है कि आप कब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दोगे। तो वो डेडलाइन के ऊपर हमें करना होता है। डेडलाइन क्या होता है, जैसे हम डेडलाइन कैसे सेट करते हैं, हम पूरा प्रोजेक्ट को समझते हैं, उसका सारी चीज देखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट से लेकर उसके क्लाइंट की सर्विस से लेकर सब कुछ देख के हम प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके बाद हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं और टीम पे डिसाइड करते हैं कौन सी टीम के हाथ में हम क्या चीज रखेंगे। उसके बाद हम एक डेडलाइन सेट करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो भी होती है, डेडलाइन वो हम सेट करके आगे क्लाइंट को शेयर करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी कहते हैं कि अरे हमें 2-3 दिन में चाहिए, बहुत अर्जेंट है। पता चलता है कि प्रोजेक्ट तो 6 महीने से पहले का नहीं बनने वाला है, क्लाइंट कहता है 2-3 दिन में चाहिए, तो आप उसको कैसे बैलेंस करोगे? तो दोस्तों, इसी को डेडलाइन कहते हैं, इसको बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करोगे? तो क्लाइंट को आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग करानी होती है कि इसमें 6 महीने क्यों लगना है। एक जेन्युइन रीज़न आपको बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट के लिए कि भाई आप इसमें 6 महीने क्यों ले रहे हैं। क्लाइंट तो कह रहा है कि 3 दिन में बनाना है, वो तो बोलेगा भाई नेक्स्ट वीक मेरी एग्जीबिशन है। तो हम फिर क्लाइंट को कैसे हम उस चीज़ को वो कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक उसकी एग्जीबिशन भी हो जाए और एग्जीबिशन में भी हम कुछ उसको ऐसा मटेरियल दे दें जिससे जिससे उस वो सेटिस्फाई हो जाए और उसका प्रोजेक्ट भी हम 6 महीने तक अच्छे से चला सके, क्योंकि 6 महीने अगर लगने हैं तो हमें तो वो टाइम देना होगा। तो ये 3 मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, ये कॉमन है सभी प्रोजेक्ट के लिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहले हमारी पहली कैटेगरी थी न्यू प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, न्यू प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? न्यू प्रोजेक्ट्स में है ना, हमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंट जो होती है ना, जो डॉक्यूमेंट्री होती है, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। अब वो अंडरस्टैंडिंग आप कैसे करते हो? वो ऐसे ही नहीं कि बस
क्लाइंट ने दे दिया, उसको देख लिया, बस हमने काम शुरू कर दिया। मोस्टली कैंडिडेट दोस्तों क्या करते हैं कि देख लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं, 3 महीने 1 महीने काम करते हैं, करने के बाद प्रोजेक्ट को डिलीवरी देते हैं तो क्लाइंट को तो चाहिए नहीं था, या सीनियर को दिखाते हैं, सीनियर भी बोलते हैं क्या बना दिया तुमने। तो दोस्तों ऐसे काम नहीं होता है। सबसे पहले हमें उनकी डॉक्यूमेंट्स को समझनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट देखनी पड़ती है, उसके बाद वो क्लाइंट की क्या सर्विस है, वो सर्विस को हमें सर्च करना पड़ता है। जैसे वो क्लाइंट ट्रैवल ट्रैवल एजेंसी से है, या फिर एजुकेशन से है, या फिर किसी पोर्टल से है, जिस जिस भी चीज़ से, या ई कॉमर्स से है, तो दोस्तों हमें पहले क्लाइंट की सर्विस को सर्च करना पड़ता है। सर्विस को आप जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे, इतना ही अच्छा प्रोजेक्ट आप बना पाओगे। सर्विस को सर्च करने से आपको बेनिफिट्स क्या होता है, क्लाइंट भी डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें रखता है, बट कुछ चीज़ें क्लाइंट भी मिस कर देता है। तो वो जब आप सर्च करते हो तो आप क्लाइंट को आगे बताते हो, तो क्लाइंट को भी समझ में आता है कि हमने प्रोजेक्ट किसी प्रोफेशनल पर्सन को दिया है। तो अगर आप जितना ज़्यादा रिसर्च करते हो, जितना ज़्यादा रिसर्च करते हो उसकी सर्विस के बारे में, तो प्रोजेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, और उससे दोस्तों आपकी भी नॉलेज बढ़ती है, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है उन चीज़ों का। जैसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने एजुकेशन के भी ऊपर बनाया है, मैंने ट्रैवल पे भी बनाया है, मैंने फूड्स के ऊपर भी बनाया है, मैंने बहुत सारे उस पर बनाया, तो इसकी वजह से मेरे को काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी है। तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपका माइंड उससे थोड़ा अच्छा रहेगा, आपकी कैचिंग पावर अच्छी रहेगी। तो सर्च करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना सर्च करे आप प्रोजेक्ट शुरू कर देते हो, बाद में पता चलता है यार क्लाइंट को तो ये चाहिए ही नहीं था। आप तो अपनी डेवलपमेंट से बहुत सारी चीजें लगा देते हो, आपको लगता है भाई मैंने प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन क्लाइंट को उससे मतलब नहीं है आपने टेक्नोलॉजी क्या यूज करी है, आपने आपने उसके अंदर पाइथन तक डाल दिया। क्लाइंट को पाइथन से कोई मतलब ही नहीं है, पाइथन को तो वो उठा के फेंक देगा, कहेगा कि भाई तुम्हें जो बोला था वो तो तुमने दिया नहीं, हम पाइथन का क्या कर लेंगे। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी नहीं होती है, मेन होता है प्रोजेक्ट को समझना। और नया प्रोजेक्ट जब होता है तो दोस्तों उसको समझना बहुत जरूरी है। हमें क्लाइंट की सर्विस को रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स आप सर्च करो, उनके कंपटीटर की वेबसाइटें देखो, आप एआई का इस्तेमाल करो रिसर्च करने के लिए। एआई से आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा कि ये सर्विसेज कैसे होते नहीं होते। और भी वेबसाइट देखो कि और लोग कैसे बनाते हैं, लोगों ने कैसे बना रखा है, आप कैसे बना सकोगे। तो दोस्तों ये मेन होता है रिसर्च करना। तो रिसर्च के बिना अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बनाते हो, नया प्रोजेक्ट को बनाते हो रिसर्च के बिना, तो दोस्तों क्लाइंट एक दिन अनसेटिस्फाई हो जाएगा आपसे। तो इसी वजह से सबसे मेन है रिसर्च करना। अब रिसर्च आपने कर लिया, रिसर्च करने के बाद ऐसा नहीं बस रिसर्च करके बैठ गए, रिसर्च करने के बाद दोस्तों उसको आपको फ्लो करना होता है। फ्लो कैसे, उसको अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं है, आप ऐसे कैंडिडेट हो कि आपको कंपनी क्लाइंट के साथ तो कोऑर्डिनेट नहीं करने दे रही है, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट कोई और ही कर रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सर्च मत करो कि भाई मैं तो क्लाइंट से बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या सर्च करूँ। नहीं, आप सर्च करो, आपका कोई सीनियर तो होगा, सर्च करके आप सीनियर को शेयर करो। तो सब मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, और इनके कैटेगरी में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ये चीज़ तो आप एक बार क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लो कि क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपका सीनियर को भी समझ में आएगा कि आपको अच्छी जगह से आए हो, आप कोई ऐसी उठाई गिरी जगह से नहीं आए हो। सीनियर को भी समझ में आएगा, क्लाइंट से अगर डायरेक्ट बात करते हो क्लाइंट को भी समझ में आएगा कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छी इंडस्ट्री में गया है, हमारा प्रोजेक्ट किसी आई गई आईटी इंडस्ट्री में नहीं गया है। तो प्रोजेक्ट को समझ के उसको एक्सप्लेन करना अपने सीनियर को या क्लाइंट को, जो उनसे आपकी कैटेगरी है, आप जिस चीज़ के लिए असाइन किए गए हो। उसके बाद दोस्तों जब हम प्रोजेक्ट को जैसे समझ के हम क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग कराते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। तो ऐसा लगता है कि हमें ये भी यूज़ करना चाहिए, वो भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन दोस्तों सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, जब उस पे आप मल्टीपल फीचर, मल्टीपल डिज़ाइन उस पे डालना चाहते हो, मल्टीपल चीज़ें डालना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होता है प्रोजेक्ट का बजट। क्लाइंट बजट क्या रखा है, आपको वो भी देखना है। अब ऐसा नहीं क्लाइंट का बजट छोटा सा बजट है और हमने उसको बिल्कुल आसमान वाली चीजें बता दिया, क्लाइंट तो कहेगा सब डाल दो, लेकिन क्या आप उस टाइम लाइन में वो सारी चीजों को डाल सकते हो, वो भी देखना है आपको। क्लाइंट का बजट के हिसाब से आपको चीजों करने, लेकिन सर्च उतना ही करो। मैं ये नहीं कह रहा क्लाइंट का बजट का मतलब आप सर्च मत करो, सर्च उतना ही करो, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। फ्यूचर में अगर जैसे सपोज करोगे आपके पास एजुकेशन का कोई प्रोजेक्ट है, आपने बहुत सर्च कर लिया,
लेकिन क्लाइंट का बजट कम, बहुत कम बजट है, तो कम बजट के हिसाब से हम इतनी सारी चीज़ें नहीं दे पाए। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपके पास ऐसा क्लाइंट आ जाए जो एजुकेशन का ही, जिसका बजट अच्छा खासा हो, वो और अच्छी चीज़ है। तो आपने तो सर्च कर रखा है ना, तो आपको तो और अच्छी नॉलेज होगा। आप तो क्लाइंट को फेस टू फेस एक्सप्लेन कर सकते हो सर, हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्लाइंट को भी समझ में आएगा कि हम किसी अच्छे डेवलपर के पास खड़े हैं, किसी अच्छे कंपनी के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों बजट भी देखना पड़ता है। और उसके बाद आप अभी देख रहे होंगे प्रोजेक्ट शुरू करने से मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, मैंने कोडिंग अभी नहीं बताई है। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोडिंग सीखना कोई स्किल्स नहीं है, स्किल्स चीजों को समझना होता है दोस्तों। कोडिंग क्या है, कोडिंग तो कोई भी लिख लेगा आज के टाइम में, तो 12 पास का बच्चा उसको दे दो, वो एआई से करके किसी तरीके से लिख ही लेता है। लेकिन वो ठीक है, प्रोफेशनल नहीं होती है, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन कोडिंग नहीं होती है दोस्तों। मेन होता है प्रोजेक्ट्स को समझना। जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, इस पॉइंट पे आप लोग फोकस करो कि हम प्रोजेक्ट को कैसे समझेंगे, हम क्लाइंट को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप ये सारी चीज पे फोकस करते हो दोस्तों, तो आप कहीं किसी कंपनी में जाओगे ना, तो आपको कोई छोटा मोटा फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर नहीं बनाएगा। अगर आप ये सारी चीज समझते हो ना, तो हो सकता है कंपनी आपको सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर के कैटेगरी में डाल दे। अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, अगर आपकी एक्सप्लेनर अच्छे है, तो ये चीज समझना है। मैंने प्रोजेक्ट्स को समझना कि प्रोजेक्ट्स बनेगा कैसे। तो जितनी मैंने पॉइंट बताया है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, डेडलाइन आता है, बजट आता है, रिसर्च आता है, बहुत सारी चीजें आती है। पहले आप दोस्तों इन सब चीजों को करो, उसके बाद ही प्रोजेक्ट शुरू करो। होता है क्या है, कैंडिडेट के बाद प्रोजेक्ट आता है, आग बंद करके वो सीधा शुरू कर देता है और बोलता है अरे सर मैंने इसमें पाइथन लगा दिया, मैंने इसमें नोड लगा दिया, मैंने ये कर दिया। अरे भाई पहले प्रोजेक्ट तो समझ जाओ, क्या उसको पाइथन की जरूरत है कि नहीं है। क्लाइंट ने बोला है सर, क्लाइंट ने बोला था पाइथन लगाने को, पहले आप समझ तो जाओ। अगर क्लाइंट ने बोला भी था जरूरत नहीं है, तो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करो सर आप अपना इतना बजट क्यों बढ़ाना चाह रहे हो। तो दोस्तों इसलिए मेन है प्रोजेक्ट को समझना। प्रोजेक्ट को जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आऊंगा कोडिंग पे। कोडिंग में क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट जब हम दोस्तों शुरू करते हैं ना, जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का पैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए। पैटर्न अगर आपके प्रोजेक्ट का सही नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, जब वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में बढ़ेगा, तो वो प्रोजेक्ट डम हो जाएगा, आपको हाथ खड़े करने पड़ेंगे अगर आपका पैटर्न सही नहीं है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें प्रोजेक्ट का पैटर्न बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। पैटर्न में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कंपोनेंट होते हैं, जैसे लाइब्रेरी होती है, जैसे डाटाबेस स्ट्रक्चर होता है, जैसे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है पैटर्न में। क्या आप चाहे जिस टेक्नोलॉजी में काम कीजिए, आपका पैटर्न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो कहते हैं ना एमवीसी, एमवीसी को बहुत बढ़िया तरीके से आपको यूज करना पड़ता है हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो। अगर आप अपना प्रोजेक्ट में दोस्तों पैटर्न अच्छा रखते हैं, तो फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट कभी फंसता नहीं है। कभी होता है क्या है दोस्तों, क्लाइंट तो बोलता है कि बस हमें छोटा सा ही प्रोजेक्ट बनवाना है, लेकिन बाद में जब हम क्लाइंट के पास प्रोजेक्ट आता है ना, तो उसका दिमाग और चलने लगता है। तो वो बोलता है कि भाई इसमें ये भी डाल दो वो भी डाल दो, बाद में वो अपना बजट भी बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपने पैटर्न ही सही नहीं रखा, बाद में आप उस पर कैसे काम करोगे। तो आपका पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग पैटर्न ऐसा पैटर्न होना चाहिए आपका कि फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट्स में कोई भी चीज अपडेट होती है, तो हमें सिर्फ उसी जगह काम करना पड़े। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज अपडेट हो रही है उसकी वजह से 4 चीजें हिल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पैटर्न स्ट्रांग है, तो आपके फ्यूचर में प्रोजेक्ट अपडेट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि प्रोफेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट पे कैसे काम होते हैं। और पैटर्न के बाद दोस्तों सबसे पैटर्न के बाद क्या होता है, अगर जैसे हमने पैटर्न को अच्छे से सेट कर दिया है, होता है क्या है, जैसे क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट दे देता है, तो क्लाइंट को 1 या 2 दिन में ही कुछ अपडेट चाहिए होता है। अब आप 1-2 दिन में तो प्रोजेक्ट में कुछ अपडेट नहीं दे सकते, लेकिन दोस्तों अगर आपने पैटर्न सेट कर दिया ना, आपने अच्छे से पैटर्न सेट कर दिया बढ़िया से, पैटर्न सेट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि पैटर्न हम खुद ही बना के रखे रहते, और वो प्रोजेक्ट के हिसाब से उस पैटर्न को हम अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है, तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा, नहीं है तो आप खुद से भी बना लो।
तो एक अच्छा सा पैटर्न होना चाहिए। तो अगर दोस्तों अगर हम पैटर्न सेट कर देते हैं ना, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, उस पैटर्न से हम प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब वो स्ट्रक्चर से क्या होता है, हम 2-3 दिन में क्लाइंट को वो स्ट्रक्चर से क्लाइंट को अपडेट देते रहते हैं, तो क्लाइंट को समझ में आता है, क्लाइंट को उससे क्लियर हो जाता है कि मेरा प्रोजेक्ट कौन से टेक्नोलॉजी में बन रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में किस टाइप का डिजाइन यूज हो रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में किस टाइप का फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, क्या पैकेज यूज हो रहा है, सारी चीजें क्लाइंट को उस स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। अगर आपका पैटर्न से काम करते हो तो पैटर्न पे फोकस करना है दोस्तों, प्रोजेक्ट का पैटर्न अच्छा होना चाहिए। पैटर्न अगर हमारा प्रोफेशनल होता है तो फ्यूचर में कोई भी डेवलपर उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। लेकिन पैटर्न ही सही नहीं है तो दूसरा डेवलपर देख के ही बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता भाई इस पे काम। तो ऐसा प्रोजेक्ट मत बनाना कि किसी दूसरे डेवलपर के लिए भी वो प्रोजेक्ट बेकार हो जाए। आप हमेशा एक बात, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी प्रोजेक्ट पे लगे तो ये मत सोचो इस प्रोजेक्ट को मैं ही बना रहा हूँ। हो सकता है कि किसी वजह से आपको दूसरे प्रोजेक्ट में जाना पड़े, या किसी वजह से आपको कंपनी भी छोड़ना पड़े, या कोई भी, आप सपोज करो आप, चलो आपको आपके घर में कोई शादी है, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, 10 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, तो आपने पैटर्न अच्छा बनाया ना दोस्तों। अब वो पैटर्न जब आप दूसरे डेवलपर को एक्सप्लेन कर देते हो तो वो भी उस पर इजीली काम कर लेता है। तो क्या होता है फिर, आपको कंपनी को आपको छुट्टी देने में भी इतना नहीं अखड़ेगा। कंपनी कहेगी हाँ भाई आप अपना काम तो करके गए हो ना, लेकिन आप प्रोजेक्ट अपने ही दिमाग से बना रहे हो, ना कोई उसमें पैटर्न यूज कर रहे हो, ना कोई प्रोफेशनलिटी यूज कर रहे हो, तो कंपनी को भी डर लगेगा यार ये चला देगा तो इस प्रोजेक्ट को आगे कौन बनाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। प्रोजेक्ट दोस्तों बिल्कुल ही देख के बनाना होता है। आपका पैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा पैटर्न कि उसको उस उस पैटर्न से कभी हम फंसे नहीं। और दोस्तों उसके बाद ही फिर टेक्नोलॉजी आती है। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों, हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम क्लाइंट के बजट वजट सारी चीज देखते हैं। क्लाइंट को किस में चाहिए प्रोजेक्ट, क्लाइंट को मोबाइल पे प्रोजेक्ट चाहिए, क्लाइंट को सिर्फ वेब के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, या क्लाइंट को सिर्फ बैकएंड यूज करना है। तो दोस्तों उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी पे ही हम पैटर्न बनाते हैं। जैसे सपोज क्लाइंट है, क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे को स्टैटिक प्रोजेक्ट चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस स्टैटिक नॉर्मल इंफॉर्मेशन टाइप की वेबसाइट बना दो। तो दोस्तों उसके लिए आप क्लाइंट को रिकमेंड नहीं करोगे सर इसको जावा में बना दो ये वो। आप स्टैटिक बनवाना है किसी भी, आप जो जिसमें आप बेस्ट हो उसमें बना सकते हो। चाहे आप, अगर आप रिएक्ट में बेस्ट हो तो रिएक्ट में बना दो, आप अगर लैरावेल में बेस्ट हो तो लैरावेल में बना दो, अगर आप पीएचपी में बेस्ट हो तो पीएचपी में बना दो, जिसमें आप बेस्ट हो। तो जो जैसा प्रोजेक्ट होता है वैसी टेक्नोलॉजी होती है। अब जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसमें बैक एंड भी है, फ्रंट एंड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रोजेक्ट बड़ा है, क्लाइंट को सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा डिमांड है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट सिक्योर होना चाहिए, कहीं से कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में फिर आप क्लाइंट को सजेस्ट करते हो कि सर आप इसको, हम इसका बैक एंड नोड में बनाएंगे या लैरावेल में बनाएंगे, फ्रंट एंड हम इसका रिएक्ट में बनाएंगे, एंगुलर में बनाएंगे, जिसमें भी बनाएंगे। वो चीजें प्रोजेक्ट को देख के होती है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको बताई है, ये इसमें मैंने आपको नए प्रोजेक्ट की बात बताई कि नए प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, नए प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम किया जाता है। दोस्तों काफी वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना चाहूंगा, और मैं नेक्स्ट डे आपको अ, हमारे दूसरा स्टेप जो प्रोजेक्ट का है, कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट डे हम कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो डीबगिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।